जरा सोचिए, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी के बारे में जिसके पास अपनी खुद की एक विशाल आर्मी हो, जिसके कानून वो खुद बनाती हो, और ताकत ताकत इतनी बेहिसाब कि वो बाकायदा बड़ी बड़ी सरकारों को उंगलियों पर नचा सके। मतलब एक ऐसी टेरिफाइंग कॉर्पोरेट मोनोपोली जिसका लिटरली हर चीज पर कंट्रोल हो। आइए इस डार्क रियलिटी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अब ऐसी मोनोपोली के बारे में सुनकर पहला ख्याल क्या आता है? यही ना कि ये किसी नई हॉलीवुड डिस्टोपियन साइफाई मूवी का प्लॉट होगा। पर हकीकत कुछ और ही है। चलिए इस इल्यूजन को तोड़ते हैं। ये किसी स्क्रिप्ट राइटर के दिमाग की खुराफात नहीं है। ये बिल्कुल सच्ची और काफी डार्क हिस्ट्री है जिसे हम अक्सर भुला देते हैं। और आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी हिस्ट्री को डीकोड करने वाले हैं, द ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, इस नाम से तो हम सब वाकिफ हैं, राइट? लेकिन क्या हमने कभी सच में इनकी असली ताकत को समझा है? ये लोग कोई साधारण ट्रेडर्स या मसाले बेचने वाले व्यापारी नहीं थे। ये ग्लोबल मैनिपुलेशन के असली आर्किटेक्ट्स थे, एक्सट्रीम लेवल के कॉन्करर्स। इन्होंने कॉर्पोरेट कॉन्क्वेस्ट का एक ऐसी ब्लूप्रिंट तैयार की जिसने आने वाली सदियों के लिए इस पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए देखते हैं पहला हिस्सा, ट्रेडर्स से कॉन्करर्स, एक डेंजरस टेकओवर का शुरुआती दौर। अब देखिए, ये टेकओवर कोई रातों रात का खेल नहीं था। साल 1600 की बात है। ब्रिटेन ने इस कंपनी को एशिया में ट्रेड करने की परमिशन दी। ऑफिशियली देखा जाए तो शुरुआत में ये लोग सिर्फ ट्रेडर्स ही थे, लेकिन जैसे जैसे 18वीं सेंचुरी आई, इस कंपनी को एक खतरनाक रियलिटी समझ आ गई। उन्हें रियलाइज हुआ कि ट्रेड से ज्यादा पैसा तो डायरेक्ट कंट्रोल में है। असली दौलत सिर्फ सामान बेचने में थोड़ी है, असली दौलत तो पूरे सिस्टम पर कब्जा करने में है। और फिर 19वीं सेंचुरी तक आते आते इन्होंने हिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट टेकओवर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया। पर सवाल ये है कि इन्होंने ये सब किया कैसे? वेल, इनका प्लेबुक बड़ा सिंपल लेकिन बेहद शातिर था। स्टेप 1, पहले उन्होंने पोर्ट्स यानी बंदरगाहों पर अपना कंट्रोल जमाया, जहां से सारा सामान आता और जाता था। स्टेप 2, उन्होंने वहां के लोकल रूलर्स के साथ डील्स ब्रोकर की, उन्हें अपने फायदे के लिए इफेक्टिवली यूज किया। और फिर आता है स्टेप 3, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। जोड़ तोड़ और राजनीति का सहारा लेकर पूरे सिस्टम को बिल्कुल अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड और क्रीपिंग ओवररीच था। हर एक कदम बिल्कुल सोचा समझा। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द प्राइवेट वॉर मशीन। यहां बात आती है कंपनी की अपनी मिलिट्री फोर्स की। 2 लाख, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 1800 के आते आते इस एक सिंगल प्राइवेट कंपनी के पास करीब 2 लाख सोल्जर्स थे। इस शेयर स्केल को हजम करना थोड़ा मुश्किल है। एक प्राइवेट एंटिटी जिसका मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना था, उसके पास 2 लाख लोगों की एक मैसिव आर्म्ड फोर्स थी। ये अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। एक कॉर्पोरेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब डायरेक्टली एक पूरी आर्मी कमांड कर रहा था। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ द ईस्ट इंडिया कंपनी की प्राइवेट आर्मी थी और दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी नेशनल आर्मीज। और शॉकिंग सच्चाई ये है कि उस वक्त दुनिया की कई ऐसी सॉवरेन नेशंस थी जिनकी खुद की मिलिट्री इस अकेले कॉर्पोरेशन से छोटी थी। इन्होंने लिटरली अपने दौर के कई देशों की सरकारी ताकत को पीछे छोड़ दिया था। पैसा और मिलिट्री पावर दोनों अब एक कॉर्पोरेट हाथ में आ चुके थे। तीसरा हिस्सा, 1757, द टर्निंग पॉइंट। एक ऐसा साल जब पूरा सिस्टम ही क्रैश हो गया। 1757 का साल हिस्ट्री का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने उस पूरे रीजन के सिस्टम को हमेशा के लिए उलट-पलट कर दिया, द बैटल ऑफ प्लेसी। पर एक बात क्लियर कर लें, ये 2 राजाओं के बीच की कोई आम जंग नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये हिस्ट्री का एक मैसिव हॉस्टाइल कॉर्पोरेट टेकओवर था। कंपनी ने मिलिट्री पावर, अंदरूनी धोखे और एक शातिर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का यूज करके बंगाल पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। इस एक सिंगल मोमेंट ने आने वाले कल का पूरा नक्शा ही बदल दिया। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि बंगाल ही क्यों? असल में उस वक्त बंगाल दुनिया के सबसे अमीर, सबसे रिचेस्ट रीजन्स में से एक हुआ करता था। वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ का प्रोडक्शन कंप्लीटली बेहिसाब था। तो समझिए कि ये टेक ओवर किसी छोटे मोटे इलाके का कब्जा नहीं था। ये दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक हब्स में से एक को हाईजैक करने जैसा था। और इस हाईजैक के बाद शुरू हुआ एक सिस्टमैटिक और अग्रेसिव एक्सट्रैक्शन। लोगों से बहुत ही अग्रेसिवली टैक्स कलेक्ट होने लगे। वहाँ के वास्ट रिसोर्सेज को बेहिसाब तरीके से एक्सपोर्ट किया जाने लगा और सबसे खौफनाक बात, वहाँ की पूरी दौलत को फनल करके सीधे लंदन भेजा जाने लगा।
अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक मैसिव स्केल पर किया गया हाइस्ट था, जिसे एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ने बहुत ही ब्रिलियंटली एग्जीक्यूट किया। आंकड़ों की अगर बात करें तो हिस्टोरियंस के एस्टिमेट्स बताते हैं कि वक्त के साथ वहां से, ध्यान दीजिएगा, ट्रिलियंस वर्थ की दौलत एक्सट्रैक्ट की गई। ट्रिलियंस, ये सिर्फ कुछ हजार या लाख की बात नहीं थी। इस सिस्टमैटिक एक्सट्रैक्शन ने एक बेहद अमीर रीजन की इकोनॉमी को पूरी तरह से निचोड़ कर रख दिया। ये इस पूरे कॉर्पोरेट कॉन्क्वेस्ट की सबसे डेवस्टेटिंग फाइनेंशियल रियलिटी है। चलिए अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, द सिस्टम अपडेट, आज के दौर की कॉर्पोरेट पावर। अब इस पूरी कहानी का सबसे स्कैरी पार्ट सिर्फ हिस्ट्री में दफन नहीं है, बल्कि वो आज हमारे आसपास है। आज दुनिया में कुछ ऐसी मेगा कॉर्पोरेशंस हैं जो इतनी पावरफुल हैं कि उनका इन्फ्लुएंस असल गवर्नमेंट से भी बड़ा लगता है। सच्चाई तो ये है कि हम आज जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ ये सेम टेरिफाइंग लेवल की कॉर्पोरेट पावर आज भी मौजूद है, बस उसने अपना रूप थोड़ा बदल लिया है। देखिए, 1800s में द ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल बड़ा फिजिकल था। उनके पास सोल्जर्स थे, शिप्स थे, बंदूकें थीं। पर आज की इन मेगा कॉर्पोरेशंस का कंट्रोल बिल्कुल अलग है। आज सोल्जर्स नहीं, एल्गोरिदम्स हैं। शिप्स नहीं, बल्कि मीडिया और डेटा है। आज ये इनविजिबल डिजिटल ग्रिप उतनी ही मजबूत है जितनी उस जमाने में वो प्राइवेट आर्मी हुआ करती थी। तरीके जरूर बदल गए हैं, लेकिन पावर को कंट्रोल करने का जो ब्लूप्रिंट है वो आज भी बिल्कुल वही है। कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट नहीं होती, ये बस अपडेट होती है। ये एक बहुत ही प्रोफाउंड हकीकत है। जो पैटर्न्स और जो टेक्निक्स पुरानी हिस्ट्री में थे वो आज डिजिटल फॉर्म्स में हमारे सामने दोबारा प्ले आउट हो रहे हैं। इस सच्चाई पर गौर करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि नए ज़माने के ये कॉन्करर्स आज हमारी डिजिटल दुनिया पर कैसे राज कर रहे हैं। इस बारे में सोचिए ज़रूर। आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। आगे ऐसी ही और हैरान करने वाली हिस्ट्री और एनालिसिस के साथ दोबारा मुलाकात होगी।